कोई पहुंच जाता है वहां विरोध करने लगता है जाके। ये ठीक नहीं है, ये कन्फ्रंटेशन पैदा करना चाहते हैं आप। किसी को हथियार चलाना है, डंडा चलाना है, वो सादे वर्दी में नहीं होना चाहिए जी। आपके घर में घुस के तलाशी लेनी है, वो सादे में नहीं होगा वो आदमी जी। ये भी हम बता दें, हमने कभी किसी को रोड जाम नहीं करने दिया जी। 2 मिनट सांकेतिक रोड जाम हो गई, 2 मिनट के बाद हट जाइए, नहीं तो बल प्रयोग किया जाएगा जी। रोड जाम अलाउ नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री भी जेल जा सकता है भले ही कुर्सी से हटने के बाद। हाँ जा सकते, बिल्कुल गए थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं पड़ रहा। देखिए संरक्षण केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है और राज्यपाल को जी, कि वो पद में रहते हुए जी मुकदमा नहीं चल सकता, पद के हटने के बाद चल सकता है। एनटीए में लिखा है उन्होंने कि 14 में से 5 में लीक हो गया इनका मामला। तो दुबे जी आप ये समझिए कि जिस पे 14 में 5 का लीकेज हो रहा है तो 9 का हम क्या भरोसा करें। इतना बड़ा मुद्दा देख के बिना किसी डिमांड के जी इनको माननीय मंत्री जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। सीनियर अधिकारियों का भी दबाव जो है थोड़ा मोड़ा तो लोग मानते हैं, लेकिन ज़्यादा तभी मानते हैं जब उनका अपना इंटरेस्ट हो करप्शन का जी। सीनियर अधिकारी के कहने पर भी लोग फर्जी मुठभेड़ में तभी किसी की जान लेंगे जब उनको एक मुठभेड़ उनके कहने पर करेंगे, 4 अपने हिसाब से करके पैसा कमाएंगे। अब फर्जी मुठभेड़ में कुछ लोग जेल की सजा काट रहे हैं, कुछ संज्ञान में है। सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के 250 लोग हैं। अच्छा, क्या पुलिस विभाग में आप डीजीपी तक रहे और बड़े बड़े पदों पर रहे, बहुत लठ भी चलवाया जरूरत पड़ने पर, और आपने माफी भी मांगा कई बार, ऐसा भी हुआ कि हमसे तो अपने हाथ से लाठीचार्ज किया है। अपने हाथ से लाठीचार्ज किया आपने। तो क्या पुलिस विभाग में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि उनकी वर्दी हटवा करके सामान्य ड्रेस में उनको लठ दे दिया जाए कि ऐसे बजाना है तुमको, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है ये। ऐसी परिस्थितियां भी कभी नहीं आ सकती हैं और ना ऐसा करना चाहिए। आप रहते तो कभी ऐसा नहीं करते? बिल्कुल। अगर सीएम कहते कि कभी नहीं किया जाता, ऐसा नहीं करते आप? बिल्कुल नहीं किया जाता ना, मैं बिल्कुल ना करता। किसी को हथियार चलाना है, डंडा चलाना है, वो सादे वर्दी में नहीं होना चाहिए जी। आपके घर में घुस के तलाशी लेनी है, वो सादे में नहीं होगा वो आदमी जी। केवल गवाह सादे में हो सकता है, पुलिस वाला सादे में नहीं होगा। फिर जंतर मंतर पर ऐसे ही चलाए हैं सादे वर्दी में पुलिस वाले लेकर के, गलत है, एकदम गलत है। वो बैड फेथ है, वो गुड फेथ पे कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुरंत कमिश्नर ऑफ पुलिस को जवाब देना चाहिए और जो वहाँ के ड्यूटी का जो चीफ अधिकारी है उसको कहना चाहिए कि कोई ऐसा वहाँ दिखाई ना पड़े। यही नहीं, जो भी कोई उस आंदोलन का विरोध कर रहा है वो वहाँ नहीं जाना चाहिए। 2 विरोधी गुटों को आमने सामने नहीं आने देना चाहिए, यही सिद्धांत है लॉ एंड ऑर्डर का जी। कोई पहुंच जाता है वहां विरोध करने लगता है जाके, ये ठीक नहीं है, ये कन्फ्रंटेशन पैदा करना चाहते हैं आप। तो ना इस मामले में जो सोनम वांगचुक, चूंकि हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच ही गए हैं तो थोड़ी सी चर्चा हो जाए। तो सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल चला, आमरण अनशन, इस बीच कोई वार्ता नहीं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर फिर प्राइवेट, सरकारी अस्पताल से प्राइवेट में पहुंचाया जाता है यह बात। तो क्या इतने दिनों तक यदि सरकार पर आरोप लगा करके एक रमन मैग्सेसे विजेता और ऐसे तमाम उनको विभूषित किया गया है, यदि कर रहा है तो क्या सरकार के लोग जाकर के वार्ता नहीं कर सकते कि भैया क्या तकलीफ है, क्या मामला है? बिल्कुल करना चाहिए इनको। जो है जब ये आंदोलन शुरू हुआ था जी, उसके तुरंत बात करना चाहिए इनको जी। बल्कि अगर आंदोलन की घोषणा हो गई है तो उसके पहले करना चाहिए, पहले करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है। नकल ये पेपर लीक होने वाला जी। तो और इतना बड़ा मुद्दा देख के बिना किसी डिमांड के जी इनको माननीय मंत्री जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। अपनी भी तो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों इस्तीफा दे दिया था? वो क्या उनसे इस्तीफा मांगा गया था? कोई नहीं मांगा, या जनता ने डिमांड किया था? नहीं, उनका दोष भी नहीं था देखा जाए तो। मंत्री क्या दोष? मंत्री की केवल नैतिक जिम्मेदारी बनती है कभी कभी, उसमें तो नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं थी जी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एक नॉर्मल कोर्स में होते हैं जी, इसमें जो किसी की जवाबदेही हो जरूरी नहीं है। ये भी संभव किसी की जवाबदेही ना हो, लेकिन ये लीकेज तो क्राइम है, ये दुर्घटना नहीं है जी। इसमें तो कोई ना कोई जिम्मेदार है ही, जिसकी क्रिमिनल जिम्मेदारी है और माननीय मंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने ही उनके चीफ को, उनके अधिकारी को तैनात किया है, आपने उनको सेलेक्ट किया है। उनकी पहले की छवि खराब है,
परीक्षा एजेंसियों से लेकर के। हाँ हाँ, एनटीए। दूसरी बात, संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने जी ये परीक्षण किया था मंत्री जी के विभाग का, जी शिक्षा विभाग का, और 8 दिसंबर 25 को जी रिपोर्ट अपनी सबमिट की है सदन में, जो ऑनलाइन उपलब्ध है इस समय। जी उसमें उन्होंने एनटीए, नैक और तमाम जो परीक्षण संस्थाएं हैं, टेस्टिंग की संस्थाएं हैं, उनकी समीक्षा की थी उन्होंने। तो मैंने अभी वो केवल एनटीए वाला पढ़ा है, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है जी। 65 पेज की रिपोर्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नैक में उन्होंने एनटीए में लिखा है उन्होंने कि 14 में से 5 में लीक हो गया इनका मामला। तो दुबे जी आप ये समझिए कि जिस पे 14 में 5 का लीकेज हो रहा है, तो 9 का हम क्या भरोसा करें? कोई भरोसा नहीं। 9 के बारे में हम खाली यही कह सकते हैं कि मामला खुला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मामला खुला। अगर हम 4 बार चोरी करते हुए पकड़े जाएं, तो हमारे मोहल्ले में 5वीं चोरी में किस पे सक जाएगा? उसी पर जाएगा। तो जब 25 में, दिसंबर 25 की रिपोर्ट है आपके पास में, फिर ये घटना हो गई, तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई देखिए, पहले भी कई बार हो चुका है और अब भी हो चुका है। हो सकता है कि आप 5 में आप न जिम्मेदार हों जी, लेकिन आपका मंत्रालय है, पहले से आपके मंत्रालय में हो रहा था। संसदीय समिति जो है संसद की पावर रखती है जी। संसदीय समिति की रिपोर्ट का मतलब होता है संसद का रिपोर्ट है ये। उसने आपको आगाह किया था 6 महीना पहले, तो आप उनके लिए भी जिम्मेदार हो गए। पुरानी जो आपके कार्यकाल के नहीं थे, उनके लिए भी अब आप जिम्मेदार हैं जी। तो मिनिमम ये बनता था कि हम इस्तीफा दे देते हैं और सब मामलों की जांच कराइए। तीसरा, सिस्टम को ठीक करिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। जी। 4-5 बार पहले हो गया, अब 6वीं बार हो गया, क्या मतलब है? यही नहीं, सीबीएसई में हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम परीक्षाओं में लीकेज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले, कई साल पहले व्यापक घोटाला हुआ था। जी जी। ये देश का एक कोड है ये जो हो रहा है। तो अब जबकि मामला इशू बन गया है, अभी कुछ कर लिया जाए तो इनको करना चाहिए। यदि धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की नैतिकता मर गई है, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रधान सेवक का क्या दायित्व है? वह क्यों पाल करके रखे हैं ऐसे लोगों को? और फिर न खाऊंगा न खाने दूंगा। नहीं तो देखिए, अगर वो अपने आप नहीं दिए थे तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा मुझे मांग लेना चाहिए तुरंत, तब तो दे ही देते, नहीं तो बर्खास्त कर देते उनको। जो है, क्या ऐसे भी प्रधानमंत्री पहले कभी रहे हैं कि अपने किसी ऐसे मिनिस्टर को जिस पर इतने आरोप लगे हों और आरोप सिद्ध हो गए हों, जैसा कि आप उस संसदीय समिति की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री आपको दिख रहा है जिसने ऐसे किसी मंत्री का बचाव किया हो, पाल पोस करके रखा हो, आंच नहीं आने दूंगा ऐसे मिनिस्टर पर? कभी कोई आपके संज्ञान में ऐसा लग रहा है जैसा मोदी जी कर रहे हैं? मंत्री का तो हमको नहीं लग रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी का केस हुआ था जी, हर्षद मेहता वाला जी, जिसमें वो अंत तक यही कहते था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरा मंत्री का एक हुआ था, रेलवे मिनिस्टर थे, नाम पूरा याद नहीं पड़ रहा, कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के टाइम की बात है जी, उनके किसी रिश्तेदार वगैरह कोई मामला फंसा था करप्शन का जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था। जी। और नेहरू जी के टाइम पर एक कृष्णा मेनन साहब के ऊपर आरोप लगा था जीप स्कैंडल में। जी, ये उस समय वित्त मंत्री या कोई दूसरी मंत्रालय में थे और सेना के लिए जीपें खरीदी जानी थी। जी, जी। उससे करप्शन में चार्ज लगा था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था उनको। जो है मतलब सबने दे दिया, ऐसा ही हमको लगता है, स्वतः प्रेरणा से दे दिया या फिर प्रधानमंत्री ने दिलवा दिया कि इस्तीफा? अड़ जाने वाला मामला हमको नरसिंह राव साहब का दिखाई पड़ रहा है। जी, पीएम थे। अच्छा, नरसिम्हा राव जी जेल भी गए थे? मुझे याद नहीं पड़ा किसी मामले में गए थे, कब गए थे नहीं याद पड़ रहा। मतलब प्रधानमंत्री भी जेल जा सकता है भले ही कुर्सी से हटने के बाद? हाँ जा सकते, बिल्कुल गए थे। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं पड़ रहा। एक बार देख लेना है, अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, ध्यान नहीं पड़ रहा। इंदिरा गांधी तो जेल गई, जा तो सकते ही हैं उसमें तो। इंदिरा गांधी तो जेल गई थी। प्रधानमंत्री को देखिए, संरक्षण केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है और राज्यपाल को, जी, कि वो पद में रहते हुए जी, मुकदमा नहीं चल सकता, पद के हटने के बाद चल सकता है।
लेकिन प्रधानमंत्री और किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री विदेशों में क्या है, आप विदेश भी गए हैं और काफ़ी अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों को कितना संरक्षण प्राप्त है जो भ्रष्टाचार में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री जो लिप्त है? विदेशों में बहुत हाई स्टैंडर्ड है जी। अब निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल आप देख सकते हैं, क्लिंटन वाला केस आप देख ही रहे हैं जी। वहाँ बहुत हाई स्टैंडर्ड है, वहाँ बहुत हाई स्टैंडर्ड है। अभी कुछ दिन पहले पैलेस्टीनियन वाला जब इशू चल रहा था जी, तो फिलिस्तीनियों के समर्थन में वहाँ लंदन में एक मार्च निकाला जा रहा था जी। तो वहाँ के मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कमिश्नर पुलिस लंदन पे दबाव डाला कि साहब इस मार्च को रोकिए आप। जी। तो कमिश्नर पुलिस, देखिए वो कैसे प्रोफेशनल काम करते हैं वो लोग। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि साहब हमारे पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है कि ये मार्च जो है हिंसक हो जाएगा या कोई ऐसी बात होगी, अच्छा। और बिना इसके हम नहीं रोक सकते किसी को, और काइंडली आप विरोध न करिए इसका। जी। राइट विंग वाले वहाँ उसका विरोध कर रहे थे जी। उन्होंने कहा अगर आप विरोध करेंगे तो हमें आपके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, वो नहीं माने कमिश्नर जो है, और 100-150 उसमें राइट विंग वाले गिरफ्तार हुए और मार्च निकला, मार्च पीसफुली निकल गया और मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा उसमें। मतलब ये हमारा काम है, हमारी एजेंसियां नहीं कह रही हैं कि कुछ ऐसा होगा, आप अपने कमिश्नर पे इसलिए सरकार के कहने पर हम नहीं आप करेंगे। दबाव नहीं डाल सकते, इस बात पे इस्तीफा देना पड़ा कि दबाव डाल रहे थे। यही नहीं, एक और मिनिस्टर थे वो, उन्होंने उनकी गाड़ी रोक दिया पुलिस ने, तो उन्होंने कुछ कहा, बड़ा स्टूपिड हॉल सार्जेंट था क्या, कुछ ऐसी बात कही थी। इस बात पे इस्तीफा देना पड़ गया उनको कि आपने पुलिस अफसर को ऐसे क्यों कहा। आपको याद हो ऋषि सुनक एक कोई सरकारी काम के लिए शूटिंग कर रहे थे जी। तो उनका चालान कर दिया गया था, पुलिस ने चालान कर दिया, और पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि लंदन में रहने वाले फला फला उम्र के, वो लोग नाम नहीं बताते हैं, हाँ हाँ जी, चालान किया गया उसमें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये जवाब दिया गया जी कि साहब प्रधानमंत्री को अफसोस है इस बात का, और प्रधानमंत्री जो है इसका जुर्माना जमा करेंगे। अच्छा। ये कल्पना आप कर सकते हैं? आपने कुछ ऐसे मिनिस्टर और ऐसे लोगों का, माननीयों की गाड़ी वाड़ी चालान करवाया है कभी अपने कार्यकाल में? हमारे टाइम पर ऐसा एक मामला मेरठ में हुआ था जी। जो वहाँ के मेयर जी। एक्चुअली उस समय क्या हुआ कि हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया जी। ये लोग, हम कहीं भी रहे वहाँ किसी को कि हम इस तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं करने देते थे। जी। लाल नीली बत्ती लगाने का, सायरन लगाने का, शराब की दुकान 10 बजे से 1 मिनट बाद भी नहीं खुलेगी, वगैरह वगैरह। तो हमने वहाँ अभियान चलाया कि साहब ये गलत है। तो उसमें सबसे पहले हमने यही किया कि अपनी बत्ती उतारी। मैं एसपी सिटी था उस समय, एसपी सिटी अथराइज नहीं थे बत्ती लगाने के लिए। अच्छा। जिले में केवल डीएम और एसपी अथराइज थे, 2 अधिकारी अथराइज थे, और कोई अथराइज नहीं था जी पहले के नियमों में। अब तो डीएम भी अथराइज, चूंकि गाड़ी पर पहले से लगी थी हमने तो पहले उतारा उसको, पहले उतारे। हाँ, अब तो डीएम भी अथराइज नहीं है बत्ती लगाने हाँ, के लिए। नहीं है। तो लगभग बदल गया। लिखने के भी, लिखने के लिए अभी अधिकृत नहीं है कि डीएम लिख के लिखने चलेंगे। के बारे में भी कोई नियम नहीं है तो लगा ले कोई। हाई कोर्ट का एक आदेश है क्या? हाई कोर्ट उल्टा सीधा कर दे क्या, जब लिखने की कोई कानून ही नहीं है लिखने के खिलाफ। धीरे सा लिखते हैं लोग, डीएम एसपी ऐसे। अब पहले जैसा बोर्ड हमने नहीं। अपनी बत्ती हटा दी जी। और हमने एडीएम सिटी ने, हमारे एडीएम सिटी थे स्वर्गीय लाल बहादुर तिवारी जी, बहुत सख्त और ईमानदार अधिकारी थे, और हमने अखबार में कह दिया अभियान चलेगा इसका। सीनियर लोगों से हमने खुद संपर्क किया, डिस्ट्रिक्ट जज से संपर्क किया, उन्होंने हटा लिया। अच्छा। सबसे संपर्क किया हम लोगों ने, मेयर से भी संपर्क किया जी। हमारे अधिकारी गए, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी गए, उनसे रिक्वेस्ट किया उन्होंने, क्योंकि हम सिविलाइज पुलिसिंग में विश्वास करते रहे हमेशा। जाके उनके घर पर साहब इसको हटा लीजिए, आप अथराइज नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हटा लेंगे जी। तो ये नहीं हटाया उनका, फिर हमने चालान करा दिया, केवल चालान करा, पेपर चालान। वो उसको हाई कोर्ट से जाके स्टे ले आए जाके। अच्छा। फिर हमने चालान कर दिया, फिर स्टे ले आए। अरे तो फिर उनका हमने मेन चौराहे पे रोक के गाड़ी, अच्छा, और कटर से उनकी बत्ती काट के, तार काट के सील किया, उसको फर्द बनाई, दस्तखत किया, चालान कर दिया। तो तीसरी बार? हाँ, मतलब आप भी अड़ गए या फिर जमीर जग गया वर्दी का? जो गलत है वो नहीं चलने दिया जाएगा, नॉट पॉसिबल।
तो कर दिया गया। उन्होंने बहुत बवाल किया साहब कि हम रुड़की रोड जाम करेंगे। और नगर निगम में मेयर थे, पहली बार बहुत दिनों बाद मेयर बने थे जी। सुपरसीड चल रहा था नगर निगम उस जमाने में। तो ये बात है 88-89 की है। पहली बार बहुत दिनों बाद चुनाव हुए थे, 10-15 साल बाद। तो उन्होंने कहा था, अच्छा उन्होंने क्या किया कि तमाम महिला सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा करके कहा वहाँ पे हम जाम लगाएंगे जी। तो हमने कहा कि ऐसा था, आप महिला सफाई कर्मचारी को वहाँ लगाएंगे तो हम महिला पुलिस कम होती थी उस जमाने में, हमने 200 महिला होमगार्ड बुलाई हम लोगों ने। अच्छा। हमने कहा हम रोड जाम नहीं करने देंगे, ध्यान रखिएगा इसका, विल यूज फोर्स। ये भी हम बता रहे हैं, हमने कभी किसी को रोड जाम नहीं करने दिया जी। 2 मिनट सांकेतिक रोड जाम हो गई, 2 मिनट के बाद हट जाइए, नहीं तो बल प्रयोग किया जाएगा। रोड जाम अलाउ नहीं किया जा सकता। खैर वो रोड जाम नहीं हुआ उनका और किसी ने उनका समर्थन नहीं किया। अच्छा, जब जज साहब, जिला जज साहब के यहाँ गए, आप गए होंगे, कोई गया होगा और रिक्वेस्ट किए होंगे कि सर ये है आदेश है और आप में, तो कैसी फीलिंग हुई और किस तरह से उन्होंने तुरंत मान गए, तुरंत मान गए, हटवा दिया। अब चलिए एक बार फिर से अयोध्या चलते हैं। SIT जांच हुई जिसमें लखनऊ के कमिश्नर और IPS और एक IS, ये लोग, उसमें 3 लोग थे। SIT जांच से पहले कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ था और जांच चल रही है, फला पकड़े गए, फला पकड़ा गया, कुछ माल भी बरामद हुआ, उसके बाद अपराध दर्ज हुआ। क्या FIR होने से पहले SIT जांच की जा सकती है और उसके बाद अपराध दर्ज होगा? देखिए, बिना FIR के पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो सकता है जी, लेकिन पुलिस को GD में लिखना पड़ेगा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। जांच में विवेचना कर रहे हैं, विवेचना, जांच शब्द हम लोग नहीं प्रयोग करते, विवेचना कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जी। क्योंकि विवेचना की पावर जो है केवल पुलिस को है, किसी और को नहीं है जी, जजेस को भी नहीं है जी। तो SIT बनाना जिसका हेड कमिश्नर हो, ये इलीगल है जी, इलीगल है। सरकार चाहती तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जांच आयोग बना सकती थी जी। और सरकार का चूंकि सीधे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है ट्रस्ट पर जी, इसलिए सरकार प्रशासनिक जांच नहीं करा सकती। तो क्या यह बात आदित्यनाथ योगी जी को कोई समझाने वाला नहीं था कि साहब SIT अपराध दर्ज कराना है, SIT जांच नहीं कराई जा सकती, पहले FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो? क्या अब ऐसे लोग नहीं हैं जो समझाएं, या फिर बाबा किसी की बात मानते ही नहीं, या फिर हिम्मत नहीं है कि सर किसी अधिकारी नहीं कहा होगा SIT वाली बात। अच्छा, ये अपने आप नहीं होगा जी, किसी अधिकारी नहीं कहा जरूर। तो वो अधिकारी यह क्यों नहीं बताया कि सर अपराध दर्ज करें? वो तो उल्टा ही बताएंगे ना, उल्टा ही बताएंगे। इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर ट्रस्ट वाले कह देते कि आप कौन है, अंदर मत घुसिए, अच्छा, ये कुछ नहीं कर सकते। वहीं अगर दरोगा जांच कर रहा है उसको आप मना नहीं कर पाएंगे, नहीं मना कर पाएंगे, उसको पावर है। ये देखिए, रूल ऑफ लॉ को जो नहीं मानता है वही इस तरह के आदेश करता है उल्टा सीधा। आप अगर रहते DGP और यह घटना घटित होती है अयोध्या के दान में जो मिला हुआ है उसकी चोरी की, तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहते? कि मैं तो यही कहता कि साहब इसमें जो है एक FIR तुरंत करा के गोपनीय तरीके से जी, और तुरंत रेड करा दीजिए लोगों के यहाँ जी, तब ये सबूत मिल जाए। 15 दिन टाइम अगर आपने दे दिया तो सबूत हटा दिए जाएंगे। सबूत हट गए, 15 दिन पर्याप्त हैं? 2 दिन पर्याप्त है। 2 दिन पर्याप्त हैं छेड़छाड़ करने के लिए सबूत? जिस दिन अखबार में छपा था उल्टा सीधा सभी पूरा, जी, तुरंत रेड हो जानी चाहिए थी। वो हुआ नहीं। SIT जांच कर रही है, पहुंच रहे हैं कमिश्नर साहब, जब जैसे ही पता लगा कि SIT जांच हो रही है, लोग समझ गए कि मामला पुलिस तक जा सकता है, तो सब हटा दिया। अच्छा, पुलिस बीच में बरामदगी कर रही थी, पता नहीं कैसे कर रही थी, बिना विवेचना के पुलिस को अधिकार नहीं है बरामदगी करने का। मतलब यह जो पूरा मामला हुआ है कानून विरुद्ध है, कानून बिगड़ गया, इजाजत नहीं वो देता। सब कुछ बिगड़ गया। बाद में FIR हुई, फिर बगैर दर्ज अपराध के आप बरामदगी नहीं कर सकते। नहीं कर बिना, देखिए पुलिस को केवल विवेचना में ही माल बरामद करने की पावर है, वैसे पावर नहीं है पुलिस को। पुलिस यहाँ कमरे में ऐसे नहीं घुस सकती आकर के जी, बिना विवेचना के काम के। जी, अभी मैं कल ही देख रहा था कहीं पर किसी के घर में पुलिस जाके बैठ गई कि साहब आप आंदोलन में जाएंगे, उनके यहाँ कोई तिलक उलक हो रहा था। जी, आप किसी घर में नहीं बैठ सकते जाकर के।
आप तलाशी ये हाउस अरेस्ट बोला जाता है और वहीं कुर्सी पर हाउस अरेस्ट में भी आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। अच्छा, आप कह सकते हैं धारा 144 में आप ऑर्डर दीजिए नियम का, मजिस्ट्रेट का, कि साहब आप जो है 8 घंटे 10 घंटे घर से बाहर नहीं जाएंगे। जी मजिस्ट्रेट का आदेश देना पड़ेगा आपको। जी हाँ जी हाँ। लेकिन आदेश दे के बाहर जाइए आप। मेरे घर में आप बिना अधिकार के घुसेंगे तो ये तो अत्याचार हो गया ना, आपराधिक अत्याचार है, क्राइम है। देखिए बहुत बड़ी बात छन करके आई, हाउस अरेस्ट होता है और फिर बताते हैं देखिए बैठे हैं और घेर लिया है। घर में पुलिस घुस नहीं सकती बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के, और फिर बाहर मजिस्ट्रेट के आदेश से भी जाएगी, आदेश तामील करने तामील कराएंगे। हाँ। बाहर घेरा डाल करके रहें कि हम नहीं घेरा भी नहीं डाल सकते आप मुझे घेर नहीं सकते। अच्छा ना, अगर मैं वायलेट करूंगा हाँ। तो मैं मुलजिम बनूंगा, तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जी, मतलब घर के अगल बगल मैं बाहर निकलूं तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं आप, लेकिन मुझे घेराबंदी नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये जी हाउस अरेस्ट नहीं है। बेसिकली ये आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे, लखनऊ के बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह के रिस्ट्रिक्शन एक लिमिटेड पीरियड के लिए लगा सकती है, मजिस्ट्रेट लगा सकता है बस। लेकिन आप मुझे घेराबंदी करेंगे तो गिरफ्तारी हो गई फिर तो ये। जी, जैसे ही आप मुझे ऑर्डर दे दीजिए निरुद्धि का, निषेध का, लेकिन निरुद्ध नहीं कर सकते आप। जैसे ही मेरे आने जाने को जबरदस्ती रोका आपने, ये गिरफ्तारी हो गई। तो आप गिरफ्तारी करना चाहते हो करिए, लेकिन तब फिर आपको बताना पड़ेगा किस अपराध में कर रहे हैं आप गिरफ्तार। मैं जैसे ही घर के बाहर सड़क पे निकलूं जी, तब पकड़ लीजिए आप मुझे जी, लेकिन उसके पहले आप नहीं मुझे घेर बंद घर के भीतर जाकर के नहीं कर सकते। बिना मेरी मर्जी के आप मेरे घर में नहीं बैठ सकते आकर के, और मेरे घर को घेर भी नहीं सकते हैं आप, क्योंकि गिरफ्तारी हो गई फिर तो। इस बात को समझते क्यों नहीं पुलिस के अधिकारी? सब समझते हैं, सब समझते हैं। तो हेकड़ा ही है, हेकड़े ये अब फिर ऊपर से कहा गया है रूल ऑफ लॉ, इस तरह की बातें नहीं ऊपर से कही जाती कोई। नहीं, अब सर थोड़ा सा रोकूंगा। आप घेर लीजिए। जैसे अगर मुखिया कह रहा हो ठोक दो, गाड़ दो, लटका दो, फिर जवान क्या करेगा? एक बार पीठ ठोक दिया, बेटा चल कर जबराज अगले चौराहे पर मिलेंगे। देखिए गलत काम वही करते हैं जो उस काम से भ्रष्टाचार करते हैं, उसके नाजायज फायदा कमाते हैं। जी, कोई इतना दबाव नहीं डाला जा सकता कि आपसे कोई क्राइम करा ले। सीनियर अधिकारियों का भी दबाव जो है थोड़ा मोड़ा तो लोग मानते हैं, लेकिन ज़्यादा तभी मानते हैं जब उनका अपना इंटरेस्ट हो करप्शन का। जी, सीनियर अधिकारी के कहने पर भी लोग फर्जी मुठभेड़ में तभी किसी की जान लेंगे जब उनको एक मुठभेड़ उनके कहने पर करेंगे, 4 अपने हिसाब से करके पैसा कमाएंगे। नहीं तो कोई कुछ कर थोड़ी सकता है उसका। अगर वो कहे मैं सारी फर्जी काम नहीं करूँगा, आप हटा दिए उसको, कहीं और तैनात कर देंगे, ये तो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि इसी थाने पे रहें हम जी, तो वही फिर तो गलत काम करना पड़ेगा। अगर आपने हाथ दबा दिया अपना। फर्जी मुठभेड़ में कुछ लोग जेल की सजा काट रहे हैं, कुछ संज्ञान में है। सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कम से कम 200-250 लोग हैं। अच्छा, मेरे पास सूचना थोड़ा पुरानी है जी, तो बढ़ ही गए होंगे, कम तो नहीं हुए होंगे। मैं कई बार सुना कि 14 लोग सजा हो गई, किसी को कुछ हो गया जी। तो पहले तो जेल वाले सूचनाएं सब प्रकाशित करते थे, अब वो भी सूचनाएं नहीं दे रहे हैं कुछ जो है। तो करीब 125 लोग सजायाब थे उसमें, और इतने ही लोग जो है वो अंडर ट्रायल थे जिनकी जमानत नहीं हो रही, विचाराधीन। मतलब दंड आज नहीं कल भोगना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले तो गाजीपुर के एक केस में 14-15 लोगों को सजा हुई थी जी, 1-1.5 साल पहले की बात है जी। तो मैंने उसमें भी लिखा था कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से हो रहा है सब ये। अच्छा, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं विभाग में लंबे समय तक रहा हूँ, तो जब पुलिस वाले सजा पाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। जी, सही पा रहे हैं तब भी दुख होता है। भाई अपना कोई नुकसान उठाए, चाहे सही उठाए चाहे गलत, तो दुख तो होता ही होता है। हमें बड़ा खराब लगता है, लेकिन क्या। तो इस मामले में जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग उपसंहार की तरफ चलते हैं, फिर अगली चर्चा में हम लोग बात करेंगे। तो जो मुख्य रूप से हैं, जैसे ट्रस्ट के महासचिव और ट्रस्ट के अन्य कार्यकारी जो लोग हैं, उन लोगों पर कोई आँच नहीं आई। बस बहुत हुआ, छीछा लेदर हो गई तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जिन लोगों ने नियुक्ति किया, ड्राइवर की नियुक्ति किया, दान गिनने वालों की नियुक्ति किया, पेटी उठाने वालों की नियुक्ति किया, अन्य जो ऐसे कई दर्जन पद हैं, उन पर कुछ नहीं हुआ। इसे किस रूप में देख रहे हैं? ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से लगता है नहीं हुआ इसका। जी,
अदरवाइज उनकी भी तो जिम्मेदारी थी कि वीडियो को नष्ट कर दिया गया जी। और ये भी उसमें आरोप लगा है कि 40% कमीशन लेते थे ये लोग वर्क्स में जी। तो उसकी भी जांच, उसको भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। आप रसीद क्यों नहीं दे रहे थे जी। तो ये सब जांच में अगर आते तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती। और दूसरा ये है कि इनके यहाँ भी तलाशी लेना चाहिए था, इनके यहाँ भी तलाशी होनी चाहिए थी। मतलब चंपत राय, गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा जो भी है, इसमें शक था कोई। तो चोरों का सरदार कौन? अब वो तभी पता लगता, बता देता सरदार, बता देता कि तलाशी होती तो पता लगता ना। तलाशी यदि होती चंपत राय, गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा से लेकर के अन्य लोगों के यहाँ, वहां भी छापा पड़ता तो फिर साफ साफ हो जाता कि असली चोर कौन और कहाँ कहाँ चूक हुई है। जल्दी तलाशी होनी चाहिए, जल्दी तलाशी होनी चाहिए, नहीं तो लोग सबूत हटा देते हैं। तो दोस्तों, हम हैं श्री सुलखान सिंह जी के साथ। चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल यहीं विराम देते हैं। कैसा लगा आप कमेंट करिए और आपके सुझाव भी हम अनुग्रहित करेंगे, अच्छा लगेगा। प्रणाम। प्रणाम।